अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का लेक्चर है। सेकंड चैप्टर का नाम है साउंड वेव्स के बारे में। सही है। इससे पहले हमने जो पहला चैप्टर कवर किया है उसमें हमने वेव्स की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, सब हमने पढ़ रखा है। आज हम देखेंगे साउंड वेव्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, साउंड वेव्स क्या होती है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्राइजिंग कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। देखो भाई, पहली बात तो इसमें एक वर्ड है मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई इसको मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोपेगेट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। भाई किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है, यानी किसी न किसी चीज की जरूरत होती है जो कि उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। सही है। और दूसरी बात हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ रहे हैं इसमें। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती है जिसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है। जैसे ट्रांसवर्स वेव्स में था ट्रफ और क्रस्ट, इस तरीके से इसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अल्लाह आपका भला करे, ये हवा के मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये हमारे पास हवा के मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे होता क्या है कि कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पे मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल क्लोज हुए होते हैं। एक जगह ऐसी होती है जहां पे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आपस में क्लोज हुए होते हैं, और एक जगह ऐसी होती है जहां पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला होता है। तो जहां पे ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज हुए होते हैं, ऐसे रीजन को, ऐसे एरिया को हम कहते हैं हाई प्रेशर वाला एरिया। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं आपस में क्लोज क्लोज है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बीच में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, फिर मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज है। तो वो रीजन जहां पे मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज होते हैं वो कहलाता है हाई प्रेशर वाला रीजन, यानी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे प्रेशर के ज्यादा, इसी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब हो गए। और हाई प्रेशर वाला रीजन हमारे पास कहलाता है कंप्रेशन। यहाँ पे क्या हुआ है भाई? कंप्रेशन हुई है। और जो लो प्रेशर वाला रीजन, यानी जहां पे प्रेशर कम है, लो प्रेशर वाला रीजन जहां पे अल्लाह आपका भला करे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से दूर दूर है, वो कहलाता है लो प्रेशर वाला रीजन, और इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। सही है। तो जब हमारे पास ऐसी वेव आ जाए जिसमें कंप्रेशन हो और रेयरफेक्शन हो, उस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव में हमारे पास क्या होती है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है। तो इसी को हम कहते हैं, इसीलिए हम साउंड वेव्स को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्योंकि साउंड वेव में होता क्या है, देखो भाई, जब भी किसी सोर्स से कोई वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, वो सोर्स हम हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, जब उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो करता क्या है कि हवा में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है। जैसे उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक सोर्स लगा दिया, यहां से साउंड निकल रही है। तो साउंड निकल रही है मतलब साउंड निकल रही है तो एक एनर्जी निकल रही है, और वो एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स को डिस्टरबेंस पैदा कर रही है। यानी यहां से इसने एनर्जी लगाई तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब हो गए, फिर वापस आगे जाके दूर दूर हो गए, फिर आगे वालों ने आगे वालों पे प्रेशर लगाए, एनर्जी लगाई, ऐसे करीब करीब हो गए। सही है। तो ये हमारे पास जो साउंड वेव्स जो होती है वो हवा के मॉलिक्यूल्स में डिस्टरबेंस पैदा कर रही होती है, जिसकी वजह से हवा के मॉलिक्यूल में कंप्रेशंस आती है और रेयरफेक्शंस आती है। सही है। ये होती है हमारे पास साउंड वेव्स। अच्छा, साउंड वेव्स क्या है भाई? साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, अगली बात है प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स पे। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज प्लेस्ड इन अ मीडियम। आप किसी मीडियम में कोई वाइब्रेटिंग सोर्स रख दे। जैसे हमारे, अगर हम आवाज निकाल लेना तो हमारे गले में यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से साउंड निकल रही होती है। इसी तरीके से अगर आप स्पीकर को रख दे इस कमरे में, और इस कमरे में हवा है, हवा इसके लिए मीडियम है, तो वो अगर स्पीकर के अंदर जो वो वाइब्रेट हो रहा होता है और उसकी वजह से इसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। सही है।
इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया है, सही है, कि जब घंटी बजती है, आप लोगों ने देखा होगा अमूमन स्कूल की जो घंटी होती है, तो उसमें होता क्या है कि एक छोटा सा हथौड़ा जैसा होता है, वो जाके उस मेटल की प्लेट से ऐसे टकरा रहा होता है और उस मेटल की प्लेट में वाइब्रेशन पैदा हो रही होती है, तो वो आवाज निकाल रहा होता है, साउंड निकाल रहा होता है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, टक नक नक वाली साउंड प्रोड्यूस करता है। तो क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही होती है, और साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होती है तो हवा के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से वो साउंड आगे की तरफ जाती है। अब साउंड को प्रोपगेट करने के लिए क्या वाकई किसी मीडियम की जरूरत होती है या नहीं होती? इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है आपकी बुक में, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सर हसन फरीद साहब की वीडियोस हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे वीडियोस बनाते हैं, तो आप उनकी साउंड वाली वीडियो देखना, तो आपको साउंड जो है ना बिल्कुल अच्छे से उसका फील आ जाएगा साउंड का। ऐसे थ्योरी में तो थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से फील लेना है साउंड का, तो आप वो वीडियो लाजमी देखना, सही है। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट देखो। इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या है कि भाई मैंने जरा इसके डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये हमारे पास जार है, सही है, एक बर्तन है शीशे का, और इसके अंदर हमने एक बेल लगा दी है, घंटी लगा दी है, सही है। और इस बर्तन का जो ऊपर से कैप जो है, उसमें हमने कॉर्क लगा दिया है, जिसकी वजह से हमने इसके कैप ऊपर जो इसका मुंह है उसको बंद कर दिया, सही है। तो ये कॉर्क ऐसा है जैसे बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दो ताकि इसमें कोई हवा अंदर ना जा सके, सही है। और नीचे एक प्लेट लगाई हुई है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि भाई ना ही कोई हवा अंदर आ रही है, ना ही कोई हवा बाहर जा रही है, सही है। अच्छा, अब जब हमने इसको इसके ऊपर रखा और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल रख दिया, अब यहाँ पे इस जार में पहले से ही हवा के कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, सही है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हवा के मॉलिक्यूल नहीं है, इसके अंदर हवा के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब जरा इसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। हमने क्या किया, टेक एन इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल लिया, एंड एयर टाइट ग्लास जार, और एक ग्लास का जार यानी शीशे का जार ले लिया, और एयर टाइट है यानी जिससे हवा ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। एंड देन सस्पेंड द इलेक्ट्रिक बेल, हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक बेल लटका दिए, सस्पेंड कर दिए इनसाइड द जार, कनेक्ट द बेल जार टू अ वैक्यूम पंप। और फिर हम क्या करते हैं कि नीचे से इस बेल जार को एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देते हैं। वो वैक्यूम पंप क्या काम कर रहा होता है कि भाई इसमें से जो हवा है वो सारी निकाल रहा होता है, यानी अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहा होता है। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब क्या है कि भाई अंदर हवा मौजूद नहीं है, तो वैक्यूम पंप हमने लगाया हुआ नीचे, जो कि क्या करेगा, ऐसे 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 सारी की सारी हवा निकाल देगा, सही है। अच्छा, हमने एयर टाइट ग्लास क्यों लिया हुआ है? ताकि अगर हम वैक्यूम पंप के थ्रू सारी की सारी हवा निकाल दें तो फिर आसपास से कहीं से हवा अंदर ना आ जाए, इसलिए हमने एयर टाइट ग्लास लिया हुआ है, ताकि अगल बगल से कोई हवा अंदर ना आ सके, सही है। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब जरा इसकी वर्किंग देखो, वर्किंग होती कैसे कि जब आप इस इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करते हो तो इसकी आवाज बहुत तेज आ रही होती है शुरू में। आप जब वीडियो देखोगे ना, उस वीडियो में आपको और भी अच्छे से समझ आएगा कि भाई अभी हमने वैक्यूम पंप ऑन नहीं किया हुआ, डायरेक्ट इस बेल को ऑन कर देते हैं। जब हम इस बेल को ऑन कर देते हैं तो अच्छी खासी आवाज सुनाई देती है, जैसे स्कूलों में सुनाई देती है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भाई व्हेन यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बेल द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग। हैमर यहाँ पे ये चीज है, ये जो छोटा सा बना हुआ है ये हैमर है, और ये जो जिस पे ये जाके टकराते हैं इसको हम कहते हैं गॉन्ग। तो जब हम इलेक्ट्रिक बेल को स्विच ऑन करते हैं तो हैमर जो है वो गॉन्ग पे स्ट्राइक करने यानी उसको मारने लग जाता है, टू प्रोड्यूस साउंड। क्या, किस चीज के लिए भाई? साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। इनसाइड द एयर एंड ग्लास मटेरियल, इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर जाता है। फिर हम करते क्या है कि भाई हम अपना वैक्यूम पंप स्टार्ट कर देते हैं। वैक्यूम पंप जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये वैक्यूम पंप इसमें से हवा बाहर निकालता रहता है, यानी हम यहाँ लिखा हुआ है टू नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप टू पंप आउट द एयर इन जार। सही है, वैक्यूम पंप हमने किस लिए स्टार्ट किया? ताकि इससे हवा जो है वो बाहर निकाली जा सके, हवा के जो मॉलिक्यूल है वो बाहर से निकाल जा सके। जैसे जैसे आप देखोगे कि जब वैक्यूम पंप स्टार्ट हो जाता है तो वो आवाज धीमी होने लग जाती है, यानी पहले बहुत तेज होती है, लाउड होती है,
फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होनी शुरू हो जाती है। स्लो आवाज के स्लो होने को हम कहते हैं फेंट, सही है। तो जैसे ही हवा इससे निकलती है तो द साउंड बिकम्स फेंटर, यानी आवाज स्लो होना शुरू हो जाती है, यानी स्लो हो जाती है। ऑल्थो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बेल। हाँ, ये भी बात है कि भाई हमने ऐसा नहीं किया कि भाई जो इलेक्ट्रिक बेल से पास होने वाला करंट जो है वो हमने कम कर दिया, करंट सेम ही है। हमने सिर्फ क्या किया, अंदर की हवा को निकाल दिया, हवा को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। हवा को जैसे जैसे कम कर रहे हैं वैसे वैसे हमें आवाज भी कम कम सुनाई देने लग रही है, सही। आवाज उसी तरह से कम होती जा रही है, सही है। और हमने करंट को के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, करंट वही सेम टू सेम है। आफ्टर अ व्हाइल, जब एक वक्त के बाद जब हम देखते हैं, यू विल हेयर द फेंटेस्ट साउंड, यानी बहुत ही धीमी साउंड, बहुत ही धीमी साउंड सुनाई देने लगती है जब काफी देर जब वक्त गुजर जाता है और वैक्यूम पंप हमने स्टार्ट किया होता है तो ये आवाज बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है, सही है। व्हेन देयर इज लेस एयर, सही है, जब इसमें थोड़ा सा एयर बचा होता है। देखो भाई, जब पहले तो आवाज तेज थी, फिर हमने वैक्यूम पंप स्टार्ट किया, फिर आवाज कम होने लगी यानी फेंटर हो गई, फिर आवाज फेंटेस्ट हो गई, यानी इसका मतलब ये कि अब कुछ ही चंद ही मॉलिक्यूल बचे हवा के अंदर, बाकी सारे निकाले जा चुके हैं। When the air is completely removed, जब हवा को पूरा का पूरा निकाल दिया गया, जब air is completely removed, अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। हवा का पूरा निकल जाना मतलब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। You cannot hear the sound of bell, आपको बेल की साउंड सुनाई नहीं देगी। ये आप जब वीडियो देखोगे ना सर हसन फरीद साहब की, तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ आएगा कि भाई पहले आवाज तेज होती है, फिर वो मोटर स्टार्ट करते हैं, वो मोटर इसके अंदर की एयर को सक करने लगता है, इसको बाहर निकालने लगता है। थोड़ी सी हवा बाहर आती है, आवाज थोड़ी कम होती है, फिर और हवा बाहर आती है, फिर आवाज और ज्यादा कम हो जाती है, फिर सारी की सारी आवाज जब निकल जाती है फिर आवाज ही गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब हवा है, हवा के मॉलिक्यूल है तो आवाज आ रही है, हवा के मॉलिक्यूल नहीं है तो आवाज नहीं आ रही। कंक्लूजन क्या निकला, नतीजा क्या निकला कि भाई हमारे पास हुआ क्या है कि भाई साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम, यानी वैक्यूम में साउंड वेव्स प्रोपेगेट नहीं करती, यानी ट्रेवल नहीं करती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, इसीलिए तो हमें सुनाई नहीं देती। तो साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। अब हमने अंदर क्या क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया ना। वैक्यूम क्या, जहां पे हवा नहीं होती उस जगह को, उस रीजन को वैक्यूम कहा जाता है। एंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, और साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको मीडियम की सख्त जरूरत है। यह बात आपको समझनी है। इस एक्सपेरिमेंट को मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि अगर आपको कल को बोर्ड के एग्जाम में लिखने को आ जाए ताकि आप इसको आसानी से लिख सको। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये इसकी वर्किंग है और इसका कंक्लूजन। अच्छा, इसी के हवाले से मैं एक और बात बता देता हूं कि भाई जो हमारे पास सूरज है, सन, उसमें बहुत बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं लेकिन हमें आवाज सुनाई नहीं देती। इसका रीजन क्या है, हमारे पास वजह क्या है कि भाई सूरज में आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े धमाके होते रहते, आग वगैरह के बहुत बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं, लेकिन हमें आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों सुनाई नहीं देती? क्योंकि सूरज और अर्थ, यानी सूरज और जमीन के बीच का जो हिस्सा है वो वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। वहां पे हवा के मॉलिक्यूल नहीं है, वहां पे ऐसा कोई मीडियम नहीं है कि उस आवाज को अर्थ तक पहुंचा सके, उस जमीन तक पहुंचा सके। तो जब वैक्यूम है तो साउंड प्रोपेगेट करेगा नहीं। साउंड जब प्रोपेगेट नहीं करेगा, यानी जब वैक्यूम है तो साउंड के लिए मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा, प्रोपेगेट नहीं करेगा तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। तो यही वजह है, इसीलिए हम कहते हैं साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। सही है। तो उम्मीद करता हूं ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको समझ आ गया होगा। अब जरा बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ। अच्छा भाई, अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, इसको नहीं उतार देना अभी, ये इसके नीचे का है। सही है, इसको मैंने वहां जगह नहीं बची इसलिए यहाँ पे उतार दिया। स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को हम कैसे निकालते हैं? तो इसके दो तरीके हैं कि भाई अगर आप तो डायरेक्ट दो पॉइंट्स के दरमियान का स्पीड ऑफ साउंड निकाल लें, यानी एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक बंदा यहाँ खड़ा है। सही है, बुक में जो आपका प्रोसेस लिखा है दोनों 100 मीटर की दूरी पे खड़ा है। सही है। तो अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालना है तो आपने डिस्टेंस देखना है कि भाई साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर का, और यहाँ से यहाँ तक जाते हुए टाइम कितना लगा है। तो उन दोनों को आप डिवाइड करा दो
आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। अच्छा, और अगर आप इको को इस्तेमाल करते हुए, इको का आप जानते होंगे आप सब, जैसे उसको हम कहें कि भाई जब आवाज दोबारा सुनाई दे रही होती है, सही है, जैसे हम बोलते अल्लाह आपका भला करे, मान लो यहाँ पे दो बंदे खड़े हुए हैं, एक यहाँ खड़ा है एक यहाँ खड़ा है, और ये यहाँ पे हमारे पास एक दीवार है, इस बंदे ने को हाथ में दो तालियां उसको ऐसे बजाई, बजाने के बाद उसको यहाँ से आवाज यहाँ पे गई और फिर वापस यहाँ पे इसको ऐसे सुनाई दी, तो ये आवाज का जाना और दोबारा वापस आना ये कहलाता है इको, सही है। तो ऐसे कंडीशन में आप स्पीड ऑफ साउंड जब कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला यही लगेगा, सिर्फ इसके साथ 2 इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस देखो 2 मरतबा कवर हुआ है, एक यहाँ से यहाँ तक जाने में और एक यहाँ से यहाँ तक आने में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आ जाएगा और जितना टाइम लगे वो टाइम आ जाएगा, सही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, सही है। अच्छा, अगली चीज जो है, ये तो इतना कोई खास नहीं था, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके लिए अगेन मैं आपको कहूंगा कि आप वो वीडियो जाकर देखें, तो ये चीज भी आपको और भी अच्छे से समझ आएगी कि भाई सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, और गैसेस में उससे भी ज्यादा कम होती है स्पीड ऑफ साउंड। जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई सॉलिड में आवाज तेज सुनाई देती है, लिक्विड में आवाज कम सुनाई देती है, और गैस में उससे भी कम सुनाई देती है। जैसे अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो उसमें वो सर ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट है, जब उसको रबर के हैमर से इसको ऐसे बजाते हैं तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आप उस वीडियो में देखना, जब उसमें हवा में पकड़ा होता है तो साउंड कैसी होती है, और उसको फिर टेबल से लगाता है, टेबल से जब लगाता है तो साउंड कैसी होती है, जब हवा में होती है साउंड इतनी नहीं होती, लेकिन जब उसको टेबल से लगाता है, टेबल से टच करता है तो साउंड इतनी तेज हो जाती है कि मतलब पता चल रहा होता है कि भाई सॉलिड ऑब्जेक्ट में साउंड ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रही है, फास्ट स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है, और जबकि गैस में स्पीड ऑफ साउंड कम है, सही है। अच्छा, फिर बोलते हैं रीजन क्या है, तो ये आपके बुक में क्वेश्चन भी है कि भाई व्हाई इज द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स और गैसेस, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा क्यों है लिक्विड और गैस से, सही है। तो हम बोलते हैं कि भाई आपको तो पता ही है कि भाई ये सॉलिड का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड, ये लिक्विड का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है, सही है, और ये गैस का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, सही है। तो यही रीजन है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो साथ आपस में बहुत क्लोज है। जैसे मैं आपको एक समझाने की अगर कोशिश करूं तो ये सॉलिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इस सॉलिड के इस मॉलिक्यूल में डिस्टरबेंस पैदा हुई तो ये इस मॉलिक्यूल में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। यानी इस वाले मॉलिक्यूल को मैं जरा बड़ा करके बना दूं, ये एक मॉलिक्यूल है सॉलिड का और ये बहुत ही पास में एक मॉलिक्यूल है, इसमें डिस्टरबेंस पैदा हुई तो ये इसको डिस्टर्ब करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम, क्योंकि डिस्टेंस बहुत क्या कम है, सही है। और आप देख सकते हो कि टाइम के साथ स्पीड का रिलेशन के इनवर्स है, यानी जितना कम टाइम लगेगा उतनी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे यहां से यहां तक इसको जाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम, और जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है तो यहां से यहां तक जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, और गैस के मॉलिक्यूल में तो और भी ज्यादा, यानी मान लो यहां से यहां तक। तो मुझे बताओ भाई, ये छोटा रास्ता, ये उससे बड़ा रास्ता और ये उससे बड़ा रास्ता, तो ये मॉलिक्यूल जब इसमें डिस्टरबेंस पैदा करेगा तो टाइम कम लगेगा, ये मॉलिक्यूल जब इसमें प्रोड्यूस करेगा डिस्टरबेंस तो टाइम थोड़ा और ज्यादा लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा, और ये जब इसमें डिस्टरबेंस पैदा करेगा तो टाइम थोड़ा और ज्यादा लगेगा। तो टाइम जब ज्यादा लगता है स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, सही फॉर्मूले से हमें नजर आता है। और टाइम जब कम लगता है स्पीड ज्यादा होती है, और जब टाइम ज्यादा लगता है तो स्पीड कम हो जाती है, सही है। तो मेरी बात को समझो जरा कि भाई टाइम जब कम लगता है तो स्पीड ज्यादा होती है, और टाइम जब ज्यादा लगता है तो स्पीड कम होती है। तो बताओ टाइम किस में कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है सॉलिड के मॉलिक्यूल में टाइम कम लगेगा। तो इसी वजह से सॉलिड में साउंड स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, सही है। अच्छा,
अब जो हमारे पास है वो ये है कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सही है, तो जो पहला फैक्टर है हमारे पास, पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। सही है, ये हमारे पास हो गया ना कि भाई टाइम अगर कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा, और टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम। सही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसमें सबसे पहला जो है हमारे पास टेम्परेचर। देखो भाई टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है कि भाई जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतना ही मोशन बढ़ेगा। तो इतनी बात तो आप याद रख लोगे, तो ये चीज आपके लिए समझना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यही लिखा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम एट हाई टेम्परेचर हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। भाई मीडियम जो भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एयर हो, अगर उसके मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हाई कर दिया जाए तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। थस द मॉलिक्यूल वाइब्रेट फास्टर। ऐसा है कि नहीं, मैंने बोला ना जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी मोशन ज्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो साउंड वेव्स कैन ट्रेवल मोर क्विकली, यानी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। देखा गया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड जो है 0 डिग्री सी पे 331 मीटर पर सेकंड होती है, और जबकि 25 डिग्री सी पे 346 मीटर पर सेकंड होती है। ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। सीधा सीधा अगर बोले कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी वो बहुत ज्यादा तेजी से मूव करने लग जाते हैं, मॉलिक्यूल्स का स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तो जब मॉलिक्यूल्स का स्पीड तेज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी तेज होगा। सही है, स्पीड ऑफ साउंड भी बहुत ज्यादा तेज होगा। तो यानी टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्ट का रिलेशन है। यहाँ पे देखा गया कि भाई जब 0 डिग्री सी पे देखा गया तो 331 मीटर पर सेकंड, और 25 डिग्री सी पे 346 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा है V = 331 मल्टीप्लाई बाय √T/273 केल्विन। सही, ये जो है वो केल्विन को शो कर रहा है। अच्छा, ये केल्विन वेल्विन का चक्कर जो है वो थोड़ा सा अभी आपको समझाने का नहीं है, आगे अगर किसी चैप्टर में आया या फिर इसको फर्स्ट ईयर में आप डिटेल में समझोगे। सही, तो अभी फिलहाल इस फॉर्मूले को जरा रट्टा मार लो। उसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी नमी जो होती है, प्रेशर ऑफ मॉइस्चर। अच्छा, ह्यूमिडिटी को जरा समझो। ह्यूमिडिटी क्या है, नमी को कहते हैं। सही है, नमी क्या होती है कि भाई पानी जो है वो वेपर्स की शक्ल में अगर आता है, समझो पानी की गैस की शक्ल, H2O का मॉलिक्यूल है। अभी आप कहोगे कि भाई पानी तो लिक्विड शक्ल में होता है, लेकिन अगर पानी को आप गैसियस शक्ल दे दो, गैसियस शक्ल यानी वेपर्स की शक्ल दे दो, तो वो बन जाता है हमारे पास ह्यूमिडिटी। क्या बन जाती है? ह्यूमिडिटी यानी नमी हो जाती है। अब अगर आपके पास हवा में ह्यूमिडिटी आ गई है, हवा में क्या आ गई? ह्यूमिडिटी आ गई है, तो वो ह्यूमिडिटी यानी अगर आपके पास हवा में, अल्लाह आपका भला करे, मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी नमी आ गई है, तो वो जो नमी है वो हवा में से, आपको पता है हवा के अंदर, एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस भी, ऑक्सीजन गैस भी है। तो ये जो मॉइस्चर जो आता है, द प्रेशर ऑफ मॉइस्चर, इस मॉइस्चर का प्रेशर यानी वाटर वेपर्स का, H2O के मॉलिक्यूल के जो वेपर्स बनते हैं उसका जो प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो हवा में से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और उसकी जगह आके H2O के मॉलिक्यूल लग जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल हटते हैं और H2O का मॉलिक्यूल आता है, तो इसकी वजह से हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। हवा की डेंसिटी कैसे कम होती है? देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हवा में मॉइस्चर आया, मॉइस्चर का मतलब समझ लो H2O का मॉलिक्यूल वेपर की शक्ल में, बुखारात की शक्ल में। अब हवा का मॉलिक्यूल आया और इसने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बोला चलो भाई निकलो। अब इसने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल दिया और खुद आके बैठ गया। इसकी वजह से ये कह रहे हैं इसकी डेंसिटी कम हो गई। अब डेंसिटी कैसे कम हुई? देखो भाई, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 और H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। तो भाई मुझे बता दो कि भाई इस अकेले H2O का मॉलिक्यूल भी इस अकेले के बराबर नहीं, इस अकेले के बराबर है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसके मास से काफी ज्यादा है। और आप देख रहे हो कि भाई डेंसिटी मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन में, तो जितना मास बढ़ेगा उतनी डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे मास क्या हुआ है, यानी 28 और 32 की जगह ले ली है 18 ने।
N2 और O2 की जगह ले लिए H2O ने, और H2O का मास है 18, तो यानी मास यहाँ पे कम हो गए, तो मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई बिकॉज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर इज 18 while molecular mass of O2 and N2 is 32 and 82, सही है। Since the speed of sound is inversely proportional to the square root of its density, कि भाई स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये होता है कि भाई जितना डेंसिटी कम होगी उतने ही हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों के आपस में इनवर्स का रिलेशन है। मतलब क्या निकला कि भाई अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल आएंगे, और अगर ज्यादा वाटर वेपर के मॉलिक्यूल आएंगे तो ज्यादा डेंसिटी कम होगी, और अगर जितनी ज्यादा डेंसिटी कम होगी साउंड उतना तेजी से ट्रेवल करेगा। ये बात मैंने याद की है कि थस ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो डेंसिटी उससे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और साउंड ट्रेवल फास्टर, क्योंकि ये रिलेशन हमें दिख रहा है। सही है, तो ये चीजें आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम जरा बढ़ते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स की तरफ। सही है, तो चलिए। अच्छा, तो भाई ये हमारे पास है कुछ न्यूमेरिकल्स जिसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में, फिर बाकी न्यूमेरिकल्स को हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। सही है। अच्छा भाई, तो पहला न्यूमेरिकल है अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलोहर्ट्ज। डेटा बना लेते हैं भाई। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6 किलोहर्ट्ज, यानी इसको हम कह सकते हैं, किलो को हटाने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6000 हर्ट्ज। सही है। एंड वेव लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी वेव लेंथ हम कहते हैं लैम्डा को, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर, ऐसा यूनिट पे लाने के लिए। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 11.5 किलोमीटर। अच्छा भाई, तो ये हमें दे दिया एक डिस्टेंस कि भाई इस डिस्टेंस में ये कितना टाइम लगाएगा। अच्छा तो भाई कहां पे था कि भाई एक वेव, साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 किलोहर्ट्ज यानी 6000 हर्ट्ज, किलो को कन्वर्ट किए 1000 से मल्टीप्लाई करके, और उसकी वेवलेंथ है 25 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करा दिया। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 11.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस 11.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो भैया किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कराने के लिए हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, कितना आएगा, अल्लाह आपका भला करे, ये आ जाएगा हमारे पास 1150। इतना ही आ रहा है, 11.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो 1 2 3, मेरे ख्याल से 2 जीरो आएंगे, 1 2 3, हाँ ऐसा ही है। अच्छा ये 11.5 नहीं है, सॉरी 1.5 है, बुक में गलती से मैंने 11.5 लिख दिया, 1.5 है, तो 1.5 किलोमीटर विल बी कन्वर्टेड टू 1500 मीटर। सही है, इतना डिस्टेंस आ गया हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद। हमें निकालना है टाइम, हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम निकालना है, तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं भैया। हमें पता है भाई टाइम निकालने का क्या तरीका है, हमने अभी देखा स्पीड ऑफ साउंड यानी v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है लेकिन v नहीं है, तो यहां से ये तो हमारे पास बन जाएगा t इक्वल टू, अल्लाह आपका भला करे, d अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और जिसका फॉर्मूला आप पिछले चैप्टर में देख लिए हो, v इक्वल टू एफ लैम्डा। सही है, एफ भी दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया है, इसके थ्रू हम निकाल लेंगे वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा हमारे पास v इक्वल टू एफ है हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई बाय v कितने, सॉरी एफ है हमारे पास 6000 और लैम्डा है हमारे पास 0.25।
तो ये इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, इसका आंसर आ रहा है 1500, इसका भी आंसर आ रहा है 1500। तो वेलोसिटी आ गई 1500 मीटर पर सेकेंड। अब इसको इस फॉर्मूले में रख देना है v इक्वल टू डी अपॉन टी में, तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉरी t इक्वल टू डी अपॉन वी में, तो ये आ जाएगा हमारे पास t, d है हमारे पास 1500 और नीचे v है हमारे पास वो भी 1500, तो ये 1500 1 बचेगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सही है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल, एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 किलोहर्ट्ज और उसकी वेवलेंथ है 25 सेंटीमीटर यानी लैम्डा, डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर यानी d। टाइम हमें निकालना था, हमने टाइम कैसे निकाला भाई, v का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से हमारे पास t इधर आ गया, और चूंकि इस फॉर्मूले में d था v नहीं था, v हमने इन दोनों की मदद से निकाल लिया, f लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हो आप वहां से v आ जाता है। सही है। तो इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लें, इसको मिटा के दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा भाई, दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सी। हमें 30 डिग्री सी पे स्पीड ऑफ साउंड निकालने हैं, यानी टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सी। अच्छा, डिग्री सी से हमने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो ये तरीका याद कर लो कि जब आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो आपको 273 ऐड करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 273 प्लस 30, तो ये बन जाएगा 303 केल्विन। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा ही है। सही है। बाकी दूसरी चीज, गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सी इज 331 मीटर पर सेकेंड, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, हमने निकालनी है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड यानी v निकालना है, और टेम्परेचर के हवाले से हमने स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला देख लिया है जो कि हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे, v इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट T अपॉन 273 केल्विन। सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास v इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट T की जगह आ जाएगा 303 केल्विन और नीचे 273 केल्विन। केल्विन से केल्विन कट जाएगा। अब आपने इसको ऐसा करना है कि 303 को 273 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको रूट में रखना है, उसका रूट निकाल के फिर आपने 331 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देना है। सही है। तो मैं जरा इसका आंसर देख लेता हूं। तो भाई डिवाइड करके आ रहा है हमारे पास 1.109 मल्टीप्लाई बाय 331 और रूट इसका आ रहा है 1.05352। अच्छा, ये 1.05352 मल्टीप्लाई बाय 331, तो इसका आंसर आ रहा है लगभग 348.7 मीटर पर सेकेंड। 348.7 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो ये हमारे पास इसके स्पीड आ गई कितने टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सी पे। तो जब टेम्परेचर के हवाले से डिग्री सी को आपने केल्विन में लाजमी कन्वर्ट करना है, उसका तरीका ये कि 273 को ऐड करवाना है। अगर पहले से ही केल्विन में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सही है। ये तीसरा न्यूमेरिकल भी इसी की तरह है, बस सिर्फ 30 की जगह 50 लगा देना है और ये आप लोग खुद करें। इसी की तरह इसी के साथ हम करते हैं चौथा न्यूमेरिकल। हमारा चौथा न्यूमेरिकल है भाई, A boy clapped his hands near a wall. एक बंदे ने तालियां बजाई एक दीवार के करीब, एंड हेयर द इको आफ्टर 1.6 सेकंड। अच्छा, इको वाला सवाल है, यानी फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, v इक्वल टू 2d अपॉन टी। d के डिस्टेंस ट्रेवल, t के टाइम टेकिंग। सही है। टाइम कितना लगा, 1.6 सेकंड लगे इसको अपने इको सुनने में। What is the distance of the wall from the boy if the speed of sound is, अच्छा डिस्टेंस निकालना है
इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड यानी v इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा सवाल है और इसको ऐसे करना है कि भाई सॉल्यूशन लिख के v इक्वल टू 2d/t, यहां से हमें निकालना है क्या, d निकालना है। तो ये d बन जाएगा, t यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v मल्टीप्लाई बाय t और 2 मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास d इक्वल टू v कितना है 340, t कितना है 1.6 डिवाइडेड बाय 2। तो भाई इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दो और यूनिट इसका आएगा मीटर। सही है, तो आज के लिए हमारे इतना ही काफी है। साउंड का चैप्टर हमने शुरू किया है, तकरीबन आधा चैप्टर, तो आधा नहीं तो 30-40% को कवर कर ही लिया, बाकी भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह अगले 1-2 लेक्चर में। और इसके नोट्स बनाए जितना भी लिखवा है और इसकी तैयारी करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।